में इसको लगभग इसकी कोस्टल लाइन मेनली पढ़े थे ना, जो कोस्टल एरिया था। तो चलिए आज हम लोग इसको पूरा शुरुआत के 10 से 15 मिनट इसका पूरा रिवीजन कर लेते। बाकी बहुत सारी चीजें बची हुई थी, वो बाद में कर लेते हैं। ठीक, बाकी दोनों में ये तो बता दिया था ना, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में अंतर क्या होता है। चलो अच्छा देखो, यहां पर एक चीज देखो सबसे पहले इसमें, जैसा हमने कल भी बताया था, ये लोग जो नए हैं उनके लिए खास तौर से देखो क्या हुआ, क्या कह रहे हैं आप लोग। देखो, अगर आप जीएस में जितने भी टॉपिक आते हैं जिसे हम लोग जनरल स्टडी बोलते हो, और जनरल स्टडी यानी जीएस का मतलब है ये एक तरीके का अंग्रेजी दवाई यानी एलोपैथिक का एंटीबायोटिक। जैसे एंटीबायोटिक ना दवाई की हर पुड़िया में मिलेगा, बीमारी चाहे जुकाम से लेकर बड़ी हो। तो एग्जाम चाहे कोई दो, छोटा दो बड़ा दो जैसा भी दो, तो ये आपके साथ हमेशा हर एग्जाम में वो पुड़िया की तरह एंटीबायोटिक मिलेगा जरूर। बस जितनी बड़ी नौकरी उतने हैवी एंटीबायोटिक। जैसे बीमारी छोटी तो छोटा एंटीबायोटिक, बहुत हैवी बीमारी तो बड़ा एंटीबायोटिक। उसी तरीके से अगर आप इसे देखो, मान लो आपने यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं तो हल्का फुल्का जीएस, और इसका एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे तगड़ा वाला जीएस। यहां पर भी वो मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा, बस सिर्फ उसमें क्या होगा, डोज का अंतर होगा। डोज समझ रहे हैं, मतलब तगड़ी डोज होगी उसमें। और ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके, जैसे वो एलआईसी की पॉलिसी थी किसी का, उसका एक टैगलाइन थी कि एलआईसी आपके साथ जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब हर मोड़ पर आपके साथ जिसे कह सकते हैं ना वो। तो खैर, तो कुल मिला के जीएस भी आपका उसी तरीके से है, हर मोड़ पर आपके एग्जाम में तो कम से कम जो मिलेगा ही मिलेगा। अब उसमें जैसे आपका ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका इको है, आपका साइंस है, करंट अफेयर्स है। ये तो करंट अफेयर्स तो इसमें जीएस का हिस्सा नहीं, लेकिन ये वाले इससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें खास तौर से देखो, सबसे ज्यादा अहम टॉपिकों में आपका ये वाला ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका जो साइंस टेक, ये सबसे अहम किरदार है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस पूरे जीएस का। अगर आप इन तीन को ढंग से तैयार कर लो, करंट अफेयर्स अगर आपका अच्छा है तो मान के चलो जो आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। बाकी इनमें थोड़े बहुत तो कुछ तो कर ही लोगे, क्योंकि इनकी संख्या भी क्वेश्चन की इनसे ज्यादा होती है। और एक बात और, फिर अपने मुद्दे पर आते हैं कि जो इसमें आपको कल भी बताया था, इसमें इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है ना, मैप की। और मैप की भूमिका को कल जैसे क्या हो गया, हाँ, तो जैसे हमने कल भी बताया था, मैप की समझ लो उतनी ही वैल्यू है ज्योग्राफी में जितनी की महिलाओं के लिए पुट्टी। पुट्टी समझते हो, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स के बिना इनको देख लो और ज्योग्राफी मैप के बिना देख लो, दोनों उजड़े चमन लगेंगे। मजाक नहीं, दिन भर लीपा पोती, वो काया परिवर्तन सेंटर जिसे ब्यूटी पार्लर बोलते हो ना, यही तो होता शायद उसकी हिंदी। काय, हाँ, क्या हुआ, क्या कहा इन्होंने। नहीं नहीं, वो काया परिवर्तन सेंटर होते हैं। काया मतलब शक्ल सूरत बदल जाती है, वहां पर जो कौआ जाए बगुला निकल के आता है। हाँ, चलिए मजाक नहीं, बस देखो आ जाओ हम अपने मुद्दे पर। वो तो हर हर बहुत सीरियस होके ना पढ़ो, सब बोर हो जाओगे। ठीक, तो अब देखो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं यहां से आगे। कल ये जो आपका मैप से लेके और ये तमाम चीजें हो भी चुकी थी। अब यहां पर जो आपके सामने दो मैप लगे हुए इंडिया के, दो इसलिए लगा लिए क्योंकि एक पर लिखते लिखते जैसे भर जाता है ना। अब ये जो मैप लगा हुआ है, पॉलिटिकल मैप है कि फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप में देखो अंतर क्या होता है, जो लोग नए हैं उन्हें बता दें। यहां पर देखो एक चीज, दो मैप लगे हुए हैं, जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए। इन दोनों मैपों में देखिएगा, एक मैप ये वाला जो है, ये आपका कहलाता है राजनीतिक मैप यानी पॉलिटिकल मैप, और ये कहलाता है आपका फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में अगर कलर बदल रहा है तो इसका मतलब किसी स्टेट बाउंड्री बदल रही।
आप यहां पीला कलर यूपी देख रहे हो, ये कलर बदला तो राजस्थान हुआ, और कलर बदला दूसरा मध्य प्रदेश आया। यानी ऐसा तो नहीं पीला अगर सबको पोत दोगे तो पता लगेगा कौन मध्य प्रदेश है कहां से राजस्थान, नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहां पर अगर कोई कलर चेंज होता है तो कल बताए थे यहां पर कलर चेंज होने का मतलब किसी फिजिकल फीचर में बदलाव आना। यानी अगर ये वाला है इसका मतलब ये पहाड़ है, जैसे ग्रीन हुआ इसका मतलब पहाड़ से मैदान। ठीक, जितना ज्यादा ये कलर लगा हुआ ये वाला अगर डार्क होगा उतनी ज्यादा ऊंचे पहाड़ होंगे, जितना ये लाइट कलर होगा इस तरीके का तो उतने ही नीचे पहाड़ होंगे। ठीक उसी तरीके से मैप में ये देखो ब्लू कलर दिख रहा है समुद्री एरिया, यहां पर क्या ये वाला कलर और ये वाले कलर में सिमिलर है? अरे भाई ये लाइट ब्लू है, ये डार्क ब्लू। कल यही बताए थे अगर जितना ज्यादा डार्क ब्लू अगर कोई मैप में है इसका मतलब समुद्र की गहराई उतनी ज्यादा है, और जितना अगर लाइट ब्लू है इसका मतलब समुद्र की गहराई उतनी ही कम है। ये कुछ बेसिक बातें थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक चीज और इसमें कल बताए थे आपको कि मैप में कभी भी देखना कि अगर हमेशा जो ऊपर की साइड हुआ करती है वो क्या होती है? नॉर्थ होती है, और जो नीचे की साइड होती है वो क्या होती है? साउथ होती है। और जिधर मैप पर आपका राइट साइड होगी वो हमेशा ईस्ट होगा, और जिधर आपका लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगा? यानी आपके उल्टे हाथ की तरफ पूरब होगा, सीधे हाथ की तरफ पश्चिम, खोपड़ी की तरफ नॉर्थ और पैरों की तरफ साउथ होगा। मैप चाहे किसी का हो, इंडिया का हो या दुनिया के किसी भी देश का, चाहे वो खेत का हो, खलिहान का, मकान का, दुकान का, चाहे जहां का हो, अगर वो सीधा टंगा हुआ है तो डायरेक्शन यही रहेगी। ठीक, जो लेखपाल के हाथ में मैप होता है जिससे वो आपका खेत नाप के देता है उसमें भी यही डायरेक्शन काम करती है। ठीक, कोई भी मैप देखना उसमें ऐसा एरो बना होगा और एटलस में, और वहां पर क्या लिखा होता है? यू बना होता है, देखा होगा गौर करके। कोई भी मैप लीजिएगा उसमें एक एरो बना होगा, एन लिखा होगा। ठीक, चलो अब ये तो हो गई बात इसकी। अच्छा, अब हम लोग कल बताए थे आपको कि अगर यहां पर एक चीज देखो कि ये पूरा जो मैप बना हुआ है, अगर हम इस पूरे मैप को यहां से भारत को दो बराबर भागों से काट दें, मतलब काटने से लाइन ड्रॉ कर दें, और इस लाइन को कल क्या बताया था कहा जाता है? क्या कहते हैं इस लाइन को? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसे। यानी कि हिंदी में से क्या कहेंगे? कर्क रेखा, और अंग्रेजी वाले ध्यान रखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और एक बात और याद आ गई हमें इससे कि जो लोग लाइनदार पेज पर लिख रहे हो, लाइनदार पेज बिल्कुल लिखना बंद कर दो। लाइनदार पेज का कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एकेडमिक में लिखे थे, और एकेडमिक और कंपटीशन में जमीन आसमान का फर्क होता है दोनों की सोच में। लाइनदार पेज पर अगर लिखोगे तो जिस दिन सादे पेज पर लिखने का मौका मिलेगा लिख नहीं पाओगे, कभी अपने आप टेढ़े होके बैठोगे, कभी कॉपी टेढ़ी करोगे, फिर भी लाइन टेढ़ी जाएगी। और दुनिया में एक एप्लीकेशन से लेके कहीं पर भी जाओगे तो आपको सादा पेज मिलता है। अब पीसीएस या आईएएस की जो मेंस एग्जाम होते हैं सब टोटल ब्लैंक पेपर होता है, कोई लाइन नहीं, कुछ भी नहीं, सादा पेज। तो अगर लाइनदार पेज पर आप लिखने की आदत है, और जिस दिन सफेद प्लेन पेपर पर लिखने को मिला, ठीक वैसे होगा जैसे किसी मुरादाबाद के ड्राइवर को नैनीताल में गाड़ी पकड़ा दो चलाने के लिए, जहां खाई देखिए अपने आप गिर जाएगा। कहने का मतलब जैसे प्लेन एरिया का ड्राइवर पहाड़ों में गाड़ी नहीं चला पाता क्योंकि उसकी आदत नहीं होती है। अब प्लेन और पहाड़ी एरिया का ड्राइवर कहीं गाड़ी चलवा लो वो चला लेगा, जब वो पहाड़ पे चला लेता मैदान में तो उसके लिए कुछ भी नहीं। तो अगर आप सादे पेज पर लिखने की आदत है तो अगर लाइन पेज पर, लाइनदार पे तो अंधे भी लिख लेंगे यार, जिन्हें कम दिखता है।
ठीक है, पैसा इसमें भी लगता है, पैसा उसमें भी लगता है, तो इसे जितना भी आज से जो लोग लिख रहे हो इसे हटा दो, इस पर मैथ लगा डालो, खत्म कर लो जल्दी से। उसके बाद रफ भी प्लेन पेपर की आती उसे लगाओ, ठीक। बाकी तुम्हारी मर्जी, चाहे वो 4 लाइन की अंग्रेजी वाली ले लो, वो लिखो, हमारा काम बताना था, ठीक। खैर, तो यहां पर देखो अंग्रेजी हिंदी दोनों टर्म, जिसका जो अच्छा लगे वो लिख लेना। इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। अगर कर्क रेखा क्या है, एक असल में एक लैटिट्यूड है। जब आप कभी अक्षांश और देशांतर का नाम सुना होगा, एक होती है अक्षांश रेखा, ये इमेजिनरी लाइनें होती है, और एक होती है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड का मतलब होता है, जिसे हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, वो होती है अक्षांश रेखाएं, और आपके जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की तरह कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कल बताया था, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इसी तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भी खोपड़ी में उनके चक्रियां काटता है। इसी तरीके से आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। ये सिमिलर चीजें हैं जहां गलती ज्यादा होती है, जिसे रोड पर लिखा होता है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, तो ये आपके एग्जाम के दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र हैं। इनमें एग्जाम में जैसे देखोगे, वहां एग्जाम का एक तो प्रेशर, जैसे देखा तो खोपड़ी खुजलाने लगे, पता लगा गलती करके आओगे, क्योंकि लगता कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। और जहां अगर लगा कंफ्यूजन एक बार हुई, फिर जब तक गलत ना होगा तब तक सुधरोगे नहीं। और अगर गलत हुआ तो मतलब हम तो डूबेंगे, सनम यार को भी ले डूबेंगे, 1/3 आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी गया, मतलब निगेटिव मार्किंग में 3 गलत हुए तो आपका एक सही वाला भी चला जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से इसे कैसे याद रखोगे, जो लैटिट्यूड होते हैं वो लेटी लेटी रेखाएं होती हैं, और लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी होती है, एक लाइन में ध्यान रखना। जो आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिखाई दे वो लैटिट्यूड, यानी जो लेटी लेटी हो वो लैटिट्यूड, जो लंबी लंबी हो वो लॉन्गिट्यूड। तो ये लाइन कैसी लेटी लेटी दिख रही है कि खड़ी खड़ी, लेटी लेटी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड की अंग्रेजी होती है अक्षांश रेखा, ठीक। अब इस लाइन, इसकी सबकी क्या होती है, एक इनकी वैल्यू होती है, तो इस रेखा की वैल्यू कितनी है, 0, किसने बता दिया, 0 इक्वेटर की वैल्यू है, ठीक। इसकी जो वैल्यू है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अगर इसी में 23.5 डिग्री एस लिखा हो तो इसका मतलब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। तो बात ये, अगर ये कर्क रेखा भारत से जा रही है तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला हिस्सा ये कहलाता है आपका नॉर्थ इंडिया, और इसके नीचे वाला एरिया साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत। अब कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो भारत है, इसके नीचे इंडिया है, मतलब ये डेवलप एरिया है और यहां बस खाली नारे लगाने वाले लोग हैं, ठीक। ऊपर वाले हिस्से में मतलब ज्यादातर थम्स अप टाइप के मिलेंगे। कौन गया भाई इधर, ठीक है। अब देखो, कल एक बात और बताए थे आपको कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ठीक नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला साउथ इंडिया भी कहलाता है। साथ ही साथ एक चीज और गौर करके देखिए, क्या करेंगे, देख लीजिए खुला है, अब एक गेट खोल दो जाए पीछे से, वो वाईफाई, और वहीं रुक जाना थोड़ी देर, ठीक है, वाईफाई वाला देखने को, ठीक। अब देखो यहां पर इस लाइन को अगर आप गौर से देखोगे, यहां पर देखो, यही वो लाइन कल बताई थी जी, बैठ जाइए बाद में बात, अभी बैठ जाइए, ठीक। ये वाली लाइन को देखो, इस लाल वाली लाइन के नीचे यही तो लाइन आ रही हमने लाइन,
तो ये क्या है, एक कोस्ट लाइन है। कोस्ट का मतलब किनारा, इसे उर्दू में साहिल, हिंदी में तट, अंग्रेजी में कोस्ट। तो अब क्या हो जाएगा, तो अगर हम इस लाइन को गौर से देखें, इस लाइन के मतलब पूरे एक तो ये लाइन, इसके नीचे, तो ये हमें इधर भी पानी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, इधर भी पानी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, और इधर भी पानी से दिखाई दे रहा है। और कल आपको बताया था कि अगर कोई जमीन तीन ओर पानी से घिरी हो तो उसे क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसका मतलब ये भारत है, तो ये क्या हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीप या प्रायद्वीपी भारत, या इसी को क्या कहेंगे, पेनिनसुलर इंडिया। यानी अगर कोई आपसे ये कहे पेनिनसुलर इंडिया या तो इसका मतलब ये समझ लेना कि भारत का वो भाग जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ, ये बात उसकी की जा रही है। अब पानी से घिरा हुआ कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा देख ही रहे। अगर ये पानी से घिरा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर बहुत सारे हमारे राज्य भी होंगे कोस्ट लाइन के किनारे, जो कल बताए भी थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लो, और इस वीडियो को भी इसमें अपलोड कर देंगे, बाद में भी देख लेना, लिखवा भी देंगे। तो इसमें अगर आप कोस्टल स्टेट्स की बात करेंगे, कोस्टल स्टेट, तो कोस्टल स्टेट में आपका एक स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये गुजरात हुआ, हाँ कि ना। अब ये गुजरात जो है वो कैसा है, एक तटवर्ती राज्य है, समुद्र के किनारे है। और अगर भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें अगर सबसे किसी की लंबी कोस्ट लाइन की बात की जाए तो नंबर 1 पर कौन आता है, गुजरात, कल भी बताए थे। और ये क्वेश्चन कम से कम हमें लगता है 100 बार से ज्यादा पूछा गया होगा अलग अलग एग्जामों में। अगर आप यूपी पीसीएस के पेपर देखोगे तो पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया होगा कि भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा, बड़े एग्जाम में ठीक ठाक। अब बाकी जो चिल्लर टाइप के एग्जाम होते हैं इनमें पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा। ठीक, अब उसके बाद में देखो, गुजरात के बाद में दूसरा आपका कोस्टल स्टेट कौन दिखाई दे रहा है, और तीसरा कोस्टल स्टेट कौन है, ये चुन्नू मुन्नू सा गोवा, छोटा सा। ठीक है, गोवा से बड़ा कोई अपने यहां कोई यूपी में कोई ऐसा भी हो सकता है, यूपी का कोई जिला गोवा से भी बड़ा हो सकता है, कोई है आपको नजर में जो कोई ऐसा जिला यूपी का जो गोवा से भी बड़ा हो? गोवा राज्य है, ध्यान रखना। ठीक है, कई जिले ऐसे यूपी के हैं जो गोवा राज्य से भी ज्यादा हैं बड़े। एक, अगर आप यूपी का सबसे बड़ा जिला देखें तो कौन सा है, हाँ हमारा वाला जिला, ठीक है, हाँ लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी गोवा से ठीक 2 गुना ज्यादा बड़ा है। अब कहने के लिए क्या है, वो एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब इसमें मुरादाबाद, अमरोहा और एक और मिला लो रामपुर, ये तीनों आ जाएंगे। 7700 वर्ग किलोमीटर का एरिया है था। आज हम आज की बात कर रहे हैं ना, ऐसे तो कभी जो है भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी थे। सुनिए, हम ये करंट की बात कर रहे हैं, ऐसे तो देखा जाए बहुत कुछ था। अंग्रेजों का तो देखो, आज की अगर बात करो, ये अंग्रेज यानी ये इंग्लैंड वाले, एक दौर ये था कि इनका झंडा कभी अंधेरे में नहीं रहता था, सूरज नहीं डूबता था इनके साम्राज्य में, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। अगर यहाँ कनाडा में रात दिन है, रात है तो भारत में उजाला, भारत में अगर रात हुई तो कहीं और ऑस्ट्रेलिया में उजाला, यानी इनका झंडा हमेशा सूरज उसमें रहता था। और समय का चक्र वो देखो कि जिन अंग्रेजों का कभी सूरज, जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबा करता था, आज उन्हीं अंग्रेजों के वायसराय की ड्रेस अपने यहाँ के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। तुम कभी बारात जाती हो किसी की, और जो बैंड बाजे वाले होते हैं उनकी ड्रेस देख लेना, डलहौजी की ड्रेस गूगल कर टाइप करके देखना, सिमिलर लगती है। कुछ भी हो सकता है समय की, है ना, एक जमाना था इनका।
तो ये बात दिमाग से निकाल दो। वापस आते मुद्दे पर। तो ये कौन हुआ? गोवा। फिर ये कौन हुआ? और ये कौन हुआ? तो टोटल हमारे कितने राज्य हो गए? यानी 5 ऐसे राज्य जो अरेबियन सी से सटे हुए। अब इधर आ जाओ, इधर बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य कौन है? ये फिर दूसरे नंबर, ये कौन है? फिर ये कौन है? और ये कौन है? तो इधर कितने हुए और इधर कितने हुए? यानी टोटल हमारे स्टेट कितने हुए? 9। तो भारत, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के तटवर्ती राज्यों की संख्या यानी कोस्टल स्टेट्स की संख्या कितनी है, तो कितनी है आपकी? 9। लेकिन ध्यान रखना, जब बात सिर्फ किसकी करें? स्टेट की। अगर ऑब्लिक करके यूटी लगा है तो फिर आंसर दूसरा होता है। पौंडीचेरी और दादरा नगर हवेली भी आ जाएंगे, दमन पर दोनों मर्ज कर दिया गया। ठीक, अच्छा, अब इसका मतलब हमारे कोस्टल स्टेट क्लियर हो गए। कितने हैं? 9। अब इन 9 कोस्टल स्टेट के अलावा हमारे यहां पर 2 आपके यूनियन टेरिटरी भी हैं। पहले 3 हुआ करते थे, अब 2 हो गए। आपको याद होगा सरकार ने दमन और दीव प्लस ये एक था पहले, ठीक है, हाँ, और एक था दादरा, हाँ, नगर हवेली या दादरा नगर हवेली, लोग अलग अलग स्टाइल में पढ़ते हैं। तो इन दोनों, सुनो, तो इन दोनों राज्यों को एक में मर्ज करके अब एक यूनियन टेरिटरी कर दिया है। तो पहले इन्हीं जो दादरा नगर हवेली या दादर नगर हवेली और प्लस एक दूसरा था दमन दीव, ये 2 अलग अलग थे, इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। तो अब दोनों की जगह एक पढ़ा जाएगा। तो एक ये है कहां पर? अगर आप देखोगे, देखो, अगर आप इसे देखोगे ये है कहां पर, तो देखो यहां पर देखो, द्वीप तो ये आएगा, दादरा नगर अब जो ये वाला यहां पर कुछ हिस्सा है, इन्हीं कुल मिला के ये इन्हीं दोनों के कोस्टल एरिया में ही आ जाते, इन्हीं पास में। तो कुल मिला के एक तो ये हो जाएगा दादरा नगर हवेली और दमन दीव, एक स्टेट। दूसरा यहां पर आएंगे, ये क्या लिखा दिख रहा है? पौंडीचेरी। तो अगर आपसे पूछ ले कि यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों कोस्टल स्टेट्स पर कितने आ जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? यानी 9 + 2 = 11। लेकिन अगर राज्य पूछे तो 9, अगर राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों की बात करें तो 11। अच्छा, अब जरा अपना आंखों में बिल्कुल एकदम उसकी क्या बोलते हैं, कबूतर की तरह सबसे तेज दिखता है, ये ढूंढ के बताइए कि इनमें कोई ऐसा स्टेट दिख रहा है जो अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों को लगता हो। जरा ढूंढ के बताइए, संभाल के। कौन है? सबको ढूंढ के बताना। ओवरऑल हमने सबकी बात कर रहे हैं, यहां पर कोई एक की बात नहीं। हम हटे जा रहे हैं, सामने से देख लो। चलो, एक लोगों ने तमिलनाडु बता दिया। अच्छा सुनो, हमने ये बना दी लाइन, ठीक, पूर्व पश्चिम का बंटवारा कर दिया। आप बताओ, ये तुम लाइन मान लो जो बंटवारा कर रही हो। अब अरे भाई, यही तो तुमसे एग्जाम में जो थोड़े पूछ रहा जा रहा, गुजरात तो सबको मालूम, अंधा भी बता देगा। अब सुनो, आपको याद होगा पौंडीचेरी एक ऐसा भारत का राज्य है जो दोनों तटों पर है। आप यहां पर देखो, लिखा है पौंडीचेरी, इसके बगल में लिखा होगा कराईकल, यहां पर लिखा होगा यमन यनम, यहां लिखा होगा माहे। यानी ये माहे जो है ये पौंडीचेरी की बस्ती जो कि केरल तट पर है, ये वाली बस्ती जो है वो आंध्रा तट पर है, 2 तमिलनाडु में है। तो इसका मतलब पौंडीचेरी इधर भी हुआ, इधर भी हुआ। तो यही तो पूछ रहे थे।
हमने, अरे भाई हमने बार बार कहा, आप सबकी बात कर रहे हैं, कहा तो नहीं कहा था? अरे हमने सर हमने 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 कोई बात ही नहीं की, हमने कहा सबकी बात हो रही। सुनिए एक मिनट, जब हमने कहा सबकी बात हो रही तो फिर बातें खत्म हो जाती। अरे भाई सुन तो लो, हमने आपको यहाँ ऑप्शन तो थे ना, हमने कहा सबकी बात, सबकी मतलब पूरा भारत। अरे भाई सब बोला था, ये पूछ लो इसे, रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी। ठीक है, सब बोला, हमने कहा सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अब नहीं हो सकता कि हमने क्या कहा आपने क्या क्या, सब रिकॉर्ड है। ठीक है, हाँ अच्छा, तो ये कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अच्छा आगे चलते हैं। इन कोस्ट के अलावा में आपसे एक अगला यहीं पर बराबर ये पूछा जाता रहा कि जो आप जिसकी बात कर रहे हैं किसकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। पूछता कितने राज्यों से होकर गुजरती, तो सबको पता है, लेकिन एग्जाम में 8 में पूछा जाता है। एग्जामिनर के जैसे होता है ना, जैसे हर चीज में फैशन में बदलाव होता है। आप पूछते हैं कि कर्क, भारत के कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है उनका ईस्ट से, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब क्रम लगाओ। अरे भाई हमने कब कहा 8 से नहीं गुजरती, हम ये कह रहे हैं वो पूछता है कि अब पश्चिम से पूरब लगाओ क्रम। अब पश्चिम से पूरब क्रम तब लगा पाओगे जब आपको मैप आपकी खोपड़ी में बिल्कुल एकदम बसा होगा। तो अगर आप पश्चिम से लगाओगे क्रम तो पश्चिम में सबसे पहले कौन आ रहा है, फिर उसके बाद दूसरा कौन आएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर अब ये बीच में बांग्लादेश है, इसे नहीं काउंट करना है, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो कितने हो गए, 8। यानी गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड 6 और त्रिपुरा 7 और ये 8 राज्य हो गए टोटल। इनके आप अगर पूरब से कहे तो इधर से चलना, पश्चिम से कहे तो उधर से आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, कोई समस्या? अच्छा, अब इसके बाद जैसा कल बताया था कि अब ऊपर वाले हिस्से को आ जाओ। हाँ एक चीज और रह गई थी, ये जो आपकी लाइन थी जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, कोस्ट लाइन। ये भारत की मुख्य तटरेखा है, या जिसे हम लोग मेन कोस्ट लाइन कहते हैं। अब ये जो मेन कोस्ट लाइन है इसकी टोटल जो लंबाई है वो, और एक बात बता दें, ये हमने मालूम थी लिख दिया, वरना कोई जरूरत नहीं लंबाई की। न किसी पहाड़ की ऊंचाई याद रखनी है, न किसी नदी की लंबाई, क्योंकि ये एग्जाम में ये सब बकवास वाले सवाल नहीं पूछे जाते। खुद की लंबाई तो मालूम नहीं होती, पहाड़ और नदी की लंबाई मालूम करते घूमो। क्या मीटर में लिखा तो चाहिए? ठीक है, तो हमने क्या बता, एक बात सुनो, एक्सेप्शन दुनिया में कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, ऐसे कभी तो आपको 10 साल 15 साल में कहीं 1-2 सवाल मिलेंगे। हाँ अगर यही पैटर्न दूसरे फॉर्मेट में देखो, वो पूछता है नदियों को उनकी लंबाई के हिसाब से व्यवस्थित करें, ये बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन किलोमीटर कहीं नहीं लिखा होता। इक्का दुक्का कभी कोई पूछने के लिए तो ऊट पटांग कुछ भी पूछ लो, वो अलग बात है। ठीक, तो अब ये हमारी मेन कोस्ट लाइन हो गई। अगर हम आइलैंड को, लक्षद्वीप और इनको शामिल कर लें तो इनकी तटरेखा की दोनों की लंबाई लगभग 1416 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 6100 है। तो ये हमारी दोनों जोड़ के 7516 किलोमीटर बन रही है। यानी अगर हम भारत की आइलैंड द्वीप वाली और मुख्य तटरेखा दोनों को जोड़ लेते तो 7516, इंडिविजुअली कहें तो 1416 और प्लस 6100 अलग अलग है। ठीक,
अब तीसरी टाइप की सीमा वैसी है जो सूखी वाली, जिसे लैंड बाउंड्री कहते हैं। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, बल्कि 0.6 करके एग्जैक्ट आता है, हम इतना लिख रहे हैं, आगे देखते हैं। अब जरा यहां से देखो इस वाले को, ये जो ग्रीन लाइन लगा रहे हैं, ये इधर चारों तरफ कहीं पानी दिखाई दे रहा है, नहीं है ना? तो ये हमारी कैसी सीमा है, स्थलीय सीमा। कैसी? स्थलीय सीमा है। और स्थलीय सीमा कल बताए थे कितने देशों के साथ लगती है, कितने देशों के साथ लगती है, भूल गए? 5 बताए थे। मैं यार तुम लोग क्या करते हो, कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। देखो 7 से लगती। 7 में कौन है? एक सबसे पहले यहां से शुरू कर लेते हैं, तो फिर कौन आएंगे, फिर कौन आएंगे, फिर और फिर तो टोटल कितने हुए? 7। आपसे ये पूछा जाता है कि इन सातों राज्यों, सातों जो राज्य हैं आपके, 7 पड़ोसी देश हैं, इनके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है और सबसे छोटी किसके साथ है? कल आपको बताया था, याद रखना, बचपन में याद रखो, 55 तक याद रहे। जी, बी का मतलब यहां पर बांग्लादेश है, सी एच का मतलब चाइना है, पी ए का मतलब पाकिस्तान है, एन का मतलब नेपाल है, एम का मतलब म्यांमार है, बी का मतलब भूटान है और ए का मतलब अफगानिस्तान है। ये उनकी सीमाओं का डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी घटता क्रम। किसी किसकी किलोमीटर में है भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। ठीक, अच्छा। अब इसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, यानी पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट सीमा शेयर करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो पाकिस्तान के साथ 5 राज्य सीमा शेयर करते हैं, और वो 5 कौन कौन से हैं, देर देखो। देखो पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करने वाले राज्यों में एक देखो, पाकिस्तान की बाउंड्री कहां से कहां तक है, ये है, ये पाकिस्तान है। एक इसमें कौन है, ये आपका लद्दाख। दूसरा आपका कौन है, जम्मू कश्मीर। ये दोनों यूनियन टेरिटरी है। ये कौन है आपका, पंजाब। और ये कौन है, और ये कौन है? तो पाकिस्तान के साथ 3 तो राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, तो टोटल कितने हुए, 5। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा शेयर करता है वो कौन करता है, वो राजस्थान करता है। ठीक, उसके बाद में अब आ जाते हैं यहां पर, अफगानिस्तान है ये छोटा सा, तो इसके साथ जो सीमा शेयर होती है लद्दाख की, लेकिन वो पीओके के चक्कर में डायरेक्ट सीमा जाना नहीं हो सकता है पाकिस्तान से अफगानिस्तान को। ठीक, वो बताएंगे अभी। फिर चीन के साथ देख लो, तो ये सब पूरा का पूरा ये क्या है, यहां तक चीन है। तो चीन के साथ ये कौन लग रहा है, लद्दाख। ये कौन है, ये कौन है, और ये कौन, और ये, तो कितने हुए, 5। ठीक, उसके बाद में फिर आ जाओ इधर, यहां पर देखो, इसमें देखो, अब आ जाओ नेपाल के साथ। नेपाल कहां से कहां तक है, ये
नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं? देखो, एक तो आपका उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो टोटल इसके साथ कितने हुए? 5। ये बिल्कुल चुटकी उंगलियों पर याद होने चाहिए, पूछे एग्जाम में बराबर जाते हैं इसलिए। उसके बाद में फिर भूटान के साथ आ जाओ, एक सिक्किम, इधर बंगाल, इधर असम और इधर, तो कितने हुए? 4। अब ये म्यांमार के साथ आ जाओ, ये म्यांमार है ये वाला, तो म्यांमार के साथ ये कौन हुआ? ये कौन हुआ? ये कौन हुआ? और ये कौन हुआ? कितने हुए टोटल? 4। अब आ जाओ बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से होंगे? बांग्लादेश के साथ जरा देखो कौन कौन से हैं। बांग्लादेश के साथ देखो, ये एक तो बंगाल है, दूसरा असम है, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ कितने हो गए? 5। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, यानी कौन किसके साथ सीमा शेयर करता है? मेन मुख्य तटरेखा क्या थी? अब यहां पर आ जाओ, एक चीज और आपके एग्जाम में बराबर पूछी जाती है, और वो है आपकी सेवन सिस्टर से। सुना था नाम इसका? नहीं सुना था? चलो सेवन सिस्टर को देख लेते हैं, क्या मामला है जो सेवन सिस्टर का। ठीक है, देखो। अच्छा, जूम नहीं होगा क्या? जो देखो, यहां पर देखो, अब इसमें सेवन सिस्टर का मतलब यह ध्यान रखना, ये कोई 7 बहनें नहीं हैं आई। तो यहां पर है क्या मामला, जरा देखो। नॉर्थ ईस्ट के वो 8 राज्य, सॉरी 7 राज्य, 7, 8 नहीं, यानी पूर्वोत्तर के वो 7 राज्य, उन्हीं को सेवन सिस्टर कहा जाता है। अब अगर आप सेवन सिस्टर की बात करोगे तो इसे हम मोटे मोटे तौर पर ये बना दिया, यो वाला एरिया जी। ठीक। अब जो सेवन सिस्टर हैं, इनमें जो सबसे बड़ी बहन है वो कौन है? आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा असम। फिर आपका देखो, बाकी हम ऐसे नाम लिखे दे रहे हैं सबका, लेकिन आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा असम की है। फिर है आपका अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, ये वाला है ना, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, और फिर त्रिपुरा। यानी जो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा वही त्रिपुरा। देख लो, यो घिरा हुआ था 3 तो सफेद से घिरा हुआ जो। ठीक, सेवन सिस्टर। अब ये जो सेवन सिस्टर हैं, और इन्हीं में एक साथ में एक और नाम दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट। अगर आप ये कहें कि पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट कितने हैं टोटल? सेवन सिस्टर कितने हैं? 7। यानी अगर जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं तो उसमें आपका सिक्किम को जोड़ देते हैं। अगर सिक्किम को जोड़ दो तो सभी सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो जाएंगे, और अगर नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को हटा दो तो सभी वाले क्या हो जाएंगे? सेवन सिस्टर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, सेवन सिस्टर में आपका सिक्किम शामिल नहीं है। ठीक। अच्छा, अब देखो, ये सिक्किम को हटा दिया। अब यहां पर एक चीज और देखो कि इसमें आप एक बात सुने होंगे कि चिकन नेक का नाम सुना था कभी कभार? चिकन नेक क्या होता है? क्या होता है ये? देखो,
ये मार्कर कभी अपने आप ही कलर बदलता रहता है, हैं? देखो ना, कभी कुछ कलर कभी कुछ कलर इसका। ये ऐसे समझ लो, ऐसी तो है भारत, ठीक। चलो आ जाओ वापस, देखो अब यहां पर देखो, इसे जो चिकन नेक की बात कर रहे थे, देखो अभी आपको ये वाला जो एरिया था जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, ये वाले जो राज्य थे वो कौन से वाले थे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टोटल कितने आएंगे, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, ठीक। और इसे ये हटा दो, सिक्किम, यानी यानी अगर हम इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो टोटल 8, और इसे हटा दो तो ये बच ही जाते। अब देखो यहां पर कलर चेंज करके बताएं, ये वाला, ये देखो, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये वाला, ठीक, जो व्हाइट वाला, ये पश्चिम बंगाल के राज्य में एक जगह पड़ती सिलीगुड़ी जिला भी है। और इसी चिकन नेक को एक नाम और भी दिया जाता है, इसी को कहते सिलीगुड़ी कॉरिडोर या गलियारा। तो चिकन नेक कहें या सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ही बात है। यानी अब ये समझिए कि अगर यहां से कोई, मान लो दिल्ली से कोई ट्रेन या कोई भी रोड अगर यहां इस गुवाहाटी को जोड़ना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है इसको कनेक्ट करने का, यही बस। और ये जो व्हाइट वाला देख रहे चिकन नेक, ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्र, एक 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। यानी कि अगर आप इसके इधर गए तो भूटान, थोड़ा नीचे खिसके तो बांग्लादेश। तो हमारे पास यानी पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने का जमीनी रास्ते से एकमात्र इलाज है, और वो है आपका चिकन नेक। बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, जो सेंसिटिव से इतना ये कि मतलब देखो, ये तो दिन भर खुराफात घुमाया रहता दिमाग। इन्हीं अगर इसीलिए देखा होगा जो राफेल भारत में खरीदे गए थे, उनके 2 स्क्वाड्रन, मतलब एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं। आप सुनते हो ना, एक स्क्वाड्रन मतलब 18, जैसे दर्जन में क्या होते हैं, 12। तो एक यहां पर हासीमारा करके कोई जगह है, यहां कहीं पर एक राफेल की टुकड़ी यहां तैनात रहती है और एक यहां अंबाला में, पंजाब में। मतलब ये तो जान ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं। और एक इस एरिया को मतलब एक तरीके से ज्यादा सपोर्ट देने के लिए कि यहां पर कोई जगह है हासीमारा शायद वहां पर, तो ये समझ लो कितना सेंसिटिव एरिया है। अब फिर प्लस ये देखो ना, उल्फा बीटा गामा, कौन कौन, वो उल्फा है, कौन है उल्फा है वो पता नहीं, वो जब देखो आप
उधम काटते रहते, नांगा बोडोज ने कौन कौन। हाँ, तो कहने का मतलब ये वाला जो चिकन नेक वाला एरिया है, तो ध्यान रखना ये 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी है जो कि पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने का काम करती है। ठीक, अच्छा, एक चिकन नेक हो गया, एक आपने एक और नाम सुना होगा बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या होता है? क्या होता है बफर स्टेट, बोलो। अच्छा, बफर स्टेट को सैंडविच स्टेट भी कहा जाता है। सैंडविच तो खूब खाया होगे, अगर बर्गर क्या क्या खाते रहते हो ना। हाँ, क्या हुआ, नहीं खाया? इतने भोले ना बनो यार। सुनो, देखो, बफर स्टेट का मतलब हुआ, सुन लो, बफर स्टेट का मतलब एक कोई कंट्री इधर ताकतवर और एक कोई कंट्री तगड़ा इधर, और इनके बीच में कोई पिद्दी टाइप का छोटा सा देश, यो मान लो इसे क्या कहेंगे, बफर स्टेट। तो अगर भारत और चीन के मामले में कहा जाए तो बफर स्टेट नेपाल भी है और बफर स्टेट ये भी है, क्योंकि इसके इधर तो चीन है और इसके इधर भारत है। तो ये दोनों देशों की बड़े हमेशा मौज रहती है। कोई भी बफर स्टेट होता है उसकी सबसे मौज का मेन कारण क्या होता है, मान लो इन्हें अगर चीन आंख दिखावे तो भारत इसका सपोर्ट करेगा, क्योंकि भारत तो बीच में यही एक बाउंड्री बनना है, ये आपस में लड़ जाएंगे। अगर मान लो कल भारत को डिस्टर्ब करे इनको, सपोज करो, जबकि ऐसा होता नहीं है, तो पता लगा चीन तुरंत इनकी मदद करेगा, इनके हाथों दोनों हाथों लड्डू। जरा सा अगर मान लो इन्हें लगता है कि भारत को लगता है ये तो चीन नेपाल जो है चीन की तरफ इसका रुझान लग रहा है, देखो ना इनको पूरी खुली छूट दे रखी, तुम यहाँ सामान बेचो कुछ भी करो रहो, बहुत देखो नेपाली सब यहीं तो रहते हैं, है ना। अब इसी इन्हीं ऐसे बफर स्टेट को एक नाम और देते हैं सैंडविच स्टेट। सैंडविच तो समझते हो क्या होता है? क्या होता है? ब्रेड होते हैं तो उनके बीच में, है ना, तो ये नेपाल और भूटान ये समझ लो सैंडविच है, और भारत और चीन समझ लो ब्रेड है, नीचे से और एक ऊपर से जो बीच में है, तो इसलिए सैंडविच स्टेट या आपको इनको बफर स्टेट भी कह सकते हैं। यानी बफर स्टेट का मतलब जो जो दो पावरफुल कंट्री या दो ठीक ठाक कंट्री, ये नहीं पता लगा वहां एक कोई बिल्कुल मरिल्ला सा हो, तो उनके बीच में जो होते हैं इनके दोनों फायदे, इन देशों के भी फायदे होते हैं। फायदे ये है कि अगर जैसे मान लो डायरेक्ट सब पूरी सीमा लगती रहेगी जिसे यहां पर लगती है, आए दिन देखो चीन ज्यादा खुराफात करते रहते, कम से कम इनके बहाने बटे तो हैं, डिस्टेंस तो मेंटेन है, कोई मतलब सीधा टकराव होने की चांस कम है, ठीक है। तो इसीलिए इसे आप देखते होंगे कभी जब नेशनल पार्क वगैरह पढ़ते हो तो उसमें बफर जोन शब्द आता है, बफर जोन, है ना। बफर जोन का मतलब किसी एक ऐसा गलियारा जो दोनों को, दो पावरफुल को बांट दे, यानी आने ना दे उसमें। जैसे इजराइल नहीं कहता कि हम एक बफर जोन बनाएंगे, बफर जोन बाउंड्री से मतलब जैसे इजराइल का उत्तरी भाग जो कि लेबनान का दक्षिणी हिस्सा है, कि एक बफर जोन बना दे ताकि हिजबुल्ला जो आ ही ना पाए हमारे बाउंड्री की तरफ, और आएंगे तो हो सकता है रॉकेट चलाएं। सुनते होगे ना ये खबरें जो आती रहती है। तो खैर, तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई। इससे रिलेटेड कोई भी किसी का सवाल हो तो बताओ। किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? जल्दी बोलो। हैं? सीमा मतलब? हाँ, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा का निर्धारण है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। रेड क्लिफ जो है, और ध्यान रखना ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जो आज है, ये बांग्लादेश भी 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ये पूर्वी पाकिस्तान था और वो पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में ये अलग हो गया, ये बांग्लादेश नाम। तो इसे एक अंग्रेज, जब भारत आजाद हुआ था तो उस जमाने में एक रेड क्लिफ नाम का एक अंग्रेज था, उसने इसकी सीमा का निर्धारण किया, यानी बाउंड्री बनाने का काम किया इस अंग्रेज ने, इसलिए इसके नाम से जानी जाती है ये रेड क्लिफ लाइन।
चीन और भारत के बीच में लगभग ये 1914 के आसपास से सीमा डिसाइड हुई थी और उस व्यक्ति का नाम था मैक मोहन। इसीलिए ये वाली लाइन जो है ये मैक मोहन कहलाती। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ जो यहां पर सीमा शेयर होती वो कहलाती है ड्यूरेंड लाइन। ठीक है, ये 1896 में डिसाइड हुई थी। यानी भारत की सबसे पुरानी अगर कोई लाइन है बाउंड्री तो वो अफगानिस्तान के साथ है 1896 की। और ड्यूरेंड कप किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से। वही बात, लेकिन वो नहीं है, नाम थे इनके लोगों के जो लोग बनाते जैसे ना न्यूटन मीटर और ये जितने भी स्केल समझते हो वो बनाने वाले के नाम आगे, जैसे रिक्टर जो भूकंप नापता है तो वो रिक्टर का उनके बनाने वाले का नाम था। तो ड्यूरेंड ये भी एक व्यक्ति रहा होगा और एक ड्यूरेंड कप होता है फुटबॉल से, वो अलग मामला, वो दोनों सिमिलर लगते हैं। क्या हुआ? क्या करें? ये करंट अफेयर में पढ़ना कि तुम इसमें पढ़ लोगे सब चीज। ठीक है, ड्यूरेंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, वो हमने आपको उससे बता दिया, इसका मतलब ये नहीं हमें उसकी यहां पर बात करनी है। ठीक है, तो ड्यूरेंड लाइन अफगानिस्तान भारत के बीच में है और यही पाकिस्तान और भारत के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी यही लाइन। ठीक, तो इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई सवाल? बोलो। अरे एलओसी और हाँ चलो ये बढ़िया है, सुनो ध्यान से। अच्छा, अब इधर आ जाओ वापस मुद्दे पर, क्लास होने वाली है अगली, उससे पहले जान लो। कुछ ऐसे ही तो कश्मीर का हिस्सा है जो। ठीक, देखो बात करते थोड़ा उससे पहले, जब यानी भारत आजाद होने वाला था, यानी या कह सकते हैं जब आजाद हुआ, तो अंग्रेजों ने ये पूरी दुनिया में जहां जहां ये थे ऐसी ऐसी मुसीबत छोड़ के गए कि ताउम्र हले नहीं होगी। फिलिस्तीन और इजराइल का भी यही 1948 में ये छोड़ के गए और तब से लेके लाखों लाखों लोग मर गए और नतीजा जीरो। और यही समस्या यहां पर भी लगती, मतलब समस्या कोई खास नहीं, लेकिन वो बना लो तो बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा कि जब याद होगा कि आपने पॉलिटी पढ़ा होगा कि जो आजादी के दायम एक मतलब जो भारत, एक पाकिस्तान कॉलम मान लो और एक अदर वाला, यानी जो भारत में बहुत सारी रियासतें थी, करीब 562 के आसपास रियासतें। उन्होंने कहा कि भाई जो भारत के साथ रहना चाहे तो भारत में विलय हो जाए, पाकिस्तान के साथ रहना चाहो तो पाकिस्तान के साथ विलय हो जाओ, और जो कहीं नहीं रहना चाहो वो अलग हो जाओ। यही मुसीबत हो गई। तो जम्मू कश्मीर के उस जमाने के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने कहा कि ना हम भारत के साथ जाएंगे ना हम पाकिस्तान के साथ, हम तो अलग चलाएंगे अपना, ना हम इनके साथ ना उनके साथ। ठीक, अब जब ये इनके साथ न गए ना उनके साथ गए, 47 में आजाद हुआ, ये पाकिस्तान का ये खैबर पख्तून केपी कहलाता है इनका राज्य, खैबर पख्तून पूरा पहाड़ी एरिया है। वहां तो भाई तो उजड़ टाइप के आदमी, दिमाग से पैदल, उन्होंने उनकी सेना के भेष में, मतलब थे वही सैनिक ही तरीके से, कहने के लिए कबायली कहे जाते हैं, उन्होंने इस पर धावा बोल दिया। राजा हरि सिंह को लगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो सब लोग कब्जे कर लेंगे। तो उस टाइम फिर इन्होंने संवाद दिल्ली से संपर्क किया कि हमारी मदद करी जाए। तो हम तो मदद आपकी तब करें जब आप हमारे से कोई लेना देना है, जब तुम खुद ही अलग हो तो मदद किस बात की। अब मदद तो तब करेंगे जब तुम या तो भारत के अपने उसमें विलय कर दो। तो जाके 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में पूर्ण विलय हो गया, यानी भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। उसके बाद फिर जब ये हिस्सा बन गया तो इसको रोकना भारतीय सेना की जिम्मेदारी थी। तो पता लगा इसको रोक, काउंटर कार्रवाई, और ये खुजली बन गई है दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। ये ऐसा पंचायत घर दुनिया का जिसका काम कोई नहीं है। एक दुनिया में कोई मामला इसने सॉर्ट आउट करा हो आज तक तो बता दो,
कुछ नहीं। हाँ इतना जरूर है, ये कोर्ट कचहरी की तरह मामला, जो मामले इसमें पहुंच गए फिर वो उनको कई 100 साल लग जाएंगे, वो हल भी नहीं होंगे, पड़े भी ऐसे रहेंगे। तो पता लगा यहां पर जब ये, अब फिर हुआ ये कि जब इधर से भी कार्रवाई उधर से भी कार्रवाई, तो मामला उस समय नया नया यूनाइटेड नेशन बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था, तो लोग दहशत थे कहीं ऐसा ना हो फिर से कुछ शुरू हो जाए, और इसका मतलब ये था कि दुनिया में शांति बनाए रखने में मदद करना। तो इन्होंने कहा भाई जो जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ, मतलब बाद में देख लेंगे इस मामले को। जैसे कोर्ट क्या कह देता है, कोई हमें स्टे लगा देते हैं इस पर, जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होगा तब तक यथास्थिति। अब जहां पर ये जो आप आए थे जितने पर, वहीं पर वो एक लाइन टेम्परेरी, इसीलिए उसे नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं कहा जाता है। तो ये आप देखते होंगे ये कुछ ऐसी एक लाइन ड्रॉ की गई होगी, इसी को कहा जाता है LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लगभग 788 किलोमीटर लंबी लाइन है, और यही वाला जो पाकिस्तान ने इस वाले एरिया को हड़प लिया है अवैध रूप से, इसी को POK कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा अब LAC की बात कर लेते हैं। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो आप इधर देखते होंगे, ये करीब करीब 32 या 34 हजार वर्ग किलोमीटर है एरिया। ये चीन ने इसको कब्जा रखा था है, तो इसी को कहा जाता है अक्साई चीन, जिसे उसे POK कहते हैं। तो इसे चाहे तो COK कह लो, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, तो इसे चाहे अक्साई चीन कह लो। और यही वाली जो लाइन है वो कहलाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। यानी LAC जो है वो चीन की तरफ है और LOC जो है वो पाकिस्तान की तरफ वाला है। और यहीं पर 2020 में एक गलवान जगह थी जहां पर देखा होगा वो चर्चा का कारण बनी थी टकराव का, वो यही वाला इसी एरिया में था। ठीक, और यहीं पर इन दोनों जहां पर ये मिलती है, यहीं पर एक सियाचिन ग्लेशियर भी है, वो फिर बाद की बात है। ठीक है, कोई और सवाल किसी का? सब ठीक? अच्छा, इस पूरे को अपलोड कर दिया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई हो इसे वो कर लेना। बाकी देखो अगर इसका जो लिखने वाला आइटम है, या तो हम उसको कोई दिन ग्रुप पे हैंड राइटिंग में डाल देंगे, नहीं तो एक काम कर लो, फिर एक लाइन आखिर में बता के चल रहे कि जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा याद रहेगा। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई चूरन नहीं, कोई दिमागीन नहीं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ प्रचार का एक माध्यम है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी जो गोरा कर दे। अगर गोरा होने की कोई क्रीम होती तो अफ्रीका वाले और वेस्ट इंडीज वाले सब पोत लेते मुंह पर, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया में कोई लंबे होने की दवाई नहीं बनी, वरना चीन और नेपाल वाले सब लंबे होते। ठीक, सिर्फ ये विज्ञापन का कमाल है। और इतना ज्यादा कि आपने देखा होगा जूही चावला, जिसका खुद का हस्बैंड गंजा है और वो केस किंग का ऐड करती है, मतलब खुद का हस्बैंड गंजा और केस किंग का प्रचार करती है। तो ये होता है, एक तो जबरदस्ती तुम्हारे दिमाग में ठूसा जाता है कि केस किंग ले आओ, बाल हो जाएंगे 5 मीटर लंबे। अरे भाई देते तो है, प्रचार तो वही कर रही है। अच्छा, आपसे कोई कहा जाए कि इसके जाके तुम इसको झूठ बोल के आओ जाके, भाई आदमी को खुद की भी तो गैरत होनी चाहिए। अच्छा सुनो, एक बात हम बता दें, आखिर जब बात ही आई, ठीक है, इसको